चूँकि दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस जो उसका मैं कन्वीनर था, उतने बड़े प्रोग्राम की निज़ामत का मुझे शर्फ़ हासिल हुआ और उस प्रोग्राम से मेरा नाम जुड़ा और उसके बाद मैं एमएलसी बना। तो अच्छा है, लोग जानते हैं और बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ कौन खालिद अनवर। तो एक बड़ी तहरीक थी, बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से मैं जुड़ा था। उसमें नेगेटिव कुछ लोग बोलते हैं तो बोलना चाहिए, जो नहीं जानते हो तो बोलेंगे ही, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता। बड़े अकाबिर उलमा ने मुझे कहा कि खालिद अब आपको जाना चाहिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस वक्त मैंने तय किया कि ठीक है, मैं अब सियासत में जाऊंगा। हालांकि मेरी फैमिली के लोग कोई तैयार नहीं थे इसके लिए, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी फैमिली के लिए, तो गलत। आपकी ज़िंदगी आपके समाज के लिए है, आपके कौम के लिए, आपकी मिल्लत के लिए, आपके मुल्क के लिए। तो आपके ख़ानदान के लोग भी कोई सियासत में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे वालिद एक प्रिंसिपल थे स्कूल के, मेरे दादा एक बिजनेसमैन थे, मेरे परदादा भी बिजनेसमैन थे। कोई सियासत में नहीं था दूर दूर तक। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। हर बार मैं फ़ेस टू फेस विथ इमरान अली में आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार के जदयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब। खालिद साहब, आपका फ़ेस टू फेस विथ इमरान अली में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने इस लायक मुझे समझा। सर, आप जब स्टेज पे होते हैं कॉन्फिडेंस के साथ वो दीन की बातों को या कुरान हदीस की बातों को कोड करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें कैसे आप में आई? एक सियासी लीडर आप अभी आज की तारीख़ में हैं, पूरा बिहार देश जानता है आपको, तो तालीम और तरबियत कहाँ से हुई आपकी जो इस तरह की चीज़ें आप में आई? देखिए, एक तो मैं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मॉडल जो है ना, हमारा इस्लाम, हमारे नबी हमारे लिए मॉडल। दूसरी चीज़ यह है कि उलमा की सोहबत, उलमा के साथ रहना, और मेरी तालीम, मेरी तरबियत उलमा के बीच हुई। हमारे ख़ानदान के लोग और हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला। और जब मैंने 12th किया, 10th किया, उस वक्त भी मैंने उलमा की सोहबत हासिल की, तरबियत हासिल की, और दीन को मैंने बहुत करीब से, बारीकी से उलमा से सीखा है। नहीं, बचपन में जो तालीम हुई आपकी वो क्या मदरसे की तालीम थी? नहीं, बचपन में तो हर मुसलमान की तालीम मदरसे की तालीम होती है, और मैंने बाज़ाब्ता कुरान, हदीस, अरबी की तालीम एक मदरसे में एडमिशन लेके हासिल की। स्कूलिंग हमने की है, स्कूलिंग की है, जामिया से ग्रेजुएशन किया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, जामिया से हमने मास कम किया है। तो ये तालीम तो है ही अपनी जगह पे, जो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन दीनी तालीम भी मैंने हासिल की बुनियादी तौर पे, और बहुत बारीकी से चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की। सर, अचानक से ये मास कम्युनिकेशन करने का ख्याल कैसे आपको आया कि हम मास कम्युनिकेशन करें? या तो जर्नलिज़म में, सहाफ़त में आपका इंटरेस्ट रहा होगा, या फिर आपने उसमें क्या चुना? मास कम्युनिकेशन जब कर रहे थे तो स्पेशलाइजेशन क्या रहा आपका उसमें? देखिए, मास कम्युनिकेशन में बुनियादी तौर पे क्रिएटिव राइटिंग की तरफ मैं गया। और मास कम्युनिकेशन क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आवाम की बातों तक, आवाम तक अपनी बातों को पहुंचाना, आवाम के मिजाज को समझना, यही मास कम्युनिकेशन है। और जो भी समाजी खिदमत करना चाहता है या समाजी इंसान होता है, हर मुसलमान समाजी खिदमतगार है, तो उसको मास कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। चूँकि मीडिया मास कम्युनिकेशन का नाम नहीं। मास का मतलब होता है आम आदमी, कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता। आप जब तक कि उनके मसाइल को हल करना चाहते हैं, उनसे राब्ते में आप नहीं रहेंगे, गरीबों के, मिस्कीनों के, पिछड़ों के, मज़लूमों की आवाज़ कैसे आप बनेंगे जब तक आप उनके मसाइल को नहीं जानते हैं, उनसे कम्युनिकेशन में नहीं है। तो ये मास कम्युनिकेशन का एक बड़ा फ़ायदा है इसमें। तो क्या इरादा किया था आपने कि मास कम्युनिकेशन के बाद सियासत में जाएंगे? ऐसा कोई पहले से इरादा था या सब कुछ अचानक हुआ? मेरा सियासत में जाने का कभी इरादा नहीं था, माफ़ कीजिएगा। और मुझे हिंदुस्तान के बड़े लीडरों ने बहुत ऑफ़र किया। मुलायम सिंह यादव ने 3 मरतबा मेरे घर आ गए कि आप राज्यसभा बनिए, एमएलसी बनिए। मैंने ठुकरा दिया, मैंने कहा नहीं। लेकिन जब हालात मुल्क के बन रहे थे और बड़े अकाबिर उलमा ने मुझे कहा कि खालिद अब आपको जाना चाहिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान होगा।
तो उस वक्त मैंने तय किया कि ठीक है, मैं अब सियासत में जाऊंगा। हालांकि मेरी फैमिली के लोग कोई तैयार नहीं थे इसके लिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी फैमिली के लिए, तो गलत। आपकी ज़िंदगी आपके समाज के लिए है, आपके कौम के लिए, आपकी मिल्लत के लिए, आपके मुल्क के लिए। तो आपके खानदान के लोग भी कोई सियासत में हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे वालिद एक प्रिंसिपल थे स्कूल के, मेरे दादा एक बिजनेसमैन थे, मेरे परदादा भी बिजनेसमैन थे। कोई सियासत में नहीं था दूर दूर तक। क्या खूबी रही आपको बचपन से इतनी कम उम्र में? आज भी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये आप सियासी एस्टेब्लिशमेंट जो आपका है, आप जैसा कह रहे हैं कि कई लोगों ने पहले भी आपको ऑफ़र किया या अकाबिर ने आपको कहा कि आपको वो जगह पानी चाहिए, तो क्या वजह रही होगी? आप कितनी छोटी उम्र से इस तरह की एक्टिविटी में रहे होंगे जो लोगों को लगा कि आप में वो चीज़ें हैं, वो क़ुव्वत है, वो खूबी है कि आपको सियासत में आना चाहिए? क्या दिखा? देखिए, मुझे तो अपने अंदर कोई खूबी नज़र नहीं आती। मेरी तरह खूबियों के लाखों करोड़ों इंसान हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी ऐसी खूबी है। लेकिन एक एक बात जो मेरे अकाबिर ने मुझे बताई कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और किसी की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का जज्बा है। कई ऐसा इशू आया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मेरी लड़ाई हुई, सलमान खुर्शीद से लड़ाई हुई, कपिल सिब्बल साहब से मैंने मसाइल हल कराए। और हामिद अंसारी साहब जब वाइस प्रेसिडेंट होते थे राज्यसभा के, तो उस वक्त राइट टू एजुकेशन का मामला था, वक्फ एक्ट का मामला था, असम में दंगा हो गया उसका मामला था, गुजरात में फसाद हुआ उसका मामला था। तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत मजबूती के साथ मुसलमानों की आवाज़, मज़लूमों की आवाज़ मैं उठाता रहा और हल कराने की कोशिश करता रहा। इसको जो बड़े लोग थे, अकाबिर उलमा थे, दानिश्वर थे, सियासी लोग थे, वो देख रहे थे, बहुत करीब से देख रहे थे और लोगों को पता नहीं था। तो वो लोग ये समझ, उन लोगों को की ये समझ थी कि नहीं, तुम्हारे जैसे लोग को सियासत में आना चाहिए। और मैंने उन लोगों की बात को, चूँकि मैं उलमा को अपने लिए बहुत मुबारक मानता हूँ और मैं अपने आप को उनका खाके पा समझता हूँ, उनके पैर की जूती समझता हूँ, तो उनकी बात को मैं नहीं टाल पाया और मैंने उन लोगों के हुक्म की तामील करके मैं इधर आया। आप जो खूबी रखते हैं या जो दिखा आप में लोगों को, या जिस तरह से आपने हालात के हिसाब से आँख में आँख मिलाकर बात किया, लोगों के काम आए, लोगों के लिए खड़े रहे, मज़लूमों की आवाज़ बने, अगर कोई आपको देखता है, आपको अपना आदर्श मानता है, आपसे इंस्पायर होता है, तो वैसे लोगों को किस तरह आगे खड़ा होना चाहिए? क्या करना चाहिए जो आपकी तरह वो भी बन पाए? आप वो नौजवान को क्या कहेंगे आप जो आने वाली नस्ल? देखिए, एक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आप सच्चाई को अपना रास्ता बनाएं। ज़िंदगी में ये तय करें कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी जो बुनियादी चीज़ है कि किसी की बुराई, किसी भी इंसान की बुराई न करें। हर इंसान के अंदर 10 बुराइयाँ और 10 खूबियाँ होती हैं, उन खूबियों को देखें। तीसरी चीज़ यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि आप सिर्फ अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने बाल बच्चों के लिए इस दुनिया में नहीं आए। आप पे समाज की जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ अदा करने की कोशिश करें। आप कामयाब होते नाकाम होते ये अलग बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि मिशन तय होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं एमपी बनूं, तो बताइए कि मैं एमपी बनना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं और ये करने से कौम को ये फ़ायदा होगा, समाज को ये फ़ायदा होगा, मुल्क को ये फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैं एमपी बनूंगा। मिशन छुपा करके नहीं, हमेशा वाज़े होना चाहिए। आप अगर किसी के घर भी जा रहे हैं किसी काम से, तो बताएं कि आपका ये फ़ायदा, मेरा ये फ़ायदा, कौम का ये फ़ायदा, सबका फ़ायदा होता है ना। तो लोगों की आदत क्या होती है, कुछ चीज़ों को छुपा करके समझते सामने वाला बेवकूफ़ है। ये सही नहीं है। बिल्कुल दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं है, हर आदमी अक्लमंद है। ये सामने वाले के बैठिए और ये समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं हूँ, ये सबसे बड़ा अक्लमंद है। और अपनी बात ईमानदारी के साथ रखिए, अपने मिशन को समझिए और आगे बढ़िए। कि आपको कभी कभी लगा होगा कि अब मैं ये सब ना करूं, इतना करने के बावजूद भी लोगों के इस तरह के निगेटिव फीडबैक आते हैं, कभी कभी घबरा भी जाते होंगे आप, ऐसे हालात बनते हैं तो फिर कैसा फ़ैसला लेते हैं? देखिए, मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये गलत क्यों बोल रहा है। मैं जब एमएलसी बना तो ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हुई और मैं मुस्कुराता रहा। मैं जानता था कि ये नासमझ लोग हैं जो मुझे जान नहीं रहे, बिला समझे हुए बोल रहे हैं। और मैं ये समझता था कि ये मेरी कमी है कि मैं हर आदमी को अपनी बात नहीं बता सकता। देखिए, एक बात समझिए, दुनिया में बेशुमार अंबिया आए, बेशुमार वली आए, बेशुमार संत आए, बेशुमार बड़े लोग आए,
जिनको चंद लोगों ने कबूल किया। सर सैयद जब एएमयू बनाने चले तो लोगों ने जूते के हार पहनाए। हमारे नबी जब दीन को फैलाने चले तो कितनी मुखालफत हुई उनकी। तो अगर आप तारीख़ पे आपकी निगाह है, आप इन चीज़ों को जानते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी मुखालफत भी बहुत शदीद होगी और उस मुखालफत से घबराना नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि ये न जानने वाले लोग हैं इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हैं। अगर ये मुझे जान लेंगे तो क्यों ऐसा कहेंगे? अगर अल्लाह के रसूल को नबी लोग जान लेते, ताइफ वाले, तो उन पर पत्थर फेंकते, नहीं जानते थे इसलिए फेंका। तो ये सब चीज़ें अगर सीरत आपकी निगाह में है, तारीख़ आपकी निगाह में है, बड़ों की ज़िंदगी आपकी निगाह में, तो आप घबराते नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर और हौसला बढ़ता है कि भाई ये तो लोग जानते ही नहीं मुझे, ये तो मुझे नहीं जानता, ये तो मुझे नहीं जानता, मैं क्या मिशन लेके मैं इनको बताऊँ। और जब आप बता देते हैं तो लोग मुतमईन होते हैं और उसमें बहुत कम लोग रह जाते हैं जो आपके मुखालिफ रहते हैं। अनजान लोग जब आपके बारे में पूछते हैं कि कौन आ रहे हैं, किनका प्रोग्राम है, खालिद अनवर साहब जैसे ही कहता हूं तो अचानक से उनकी ज़बान पे एक नाम आता है कि वो देश बचाओ दीन बचाओ जो रैली हुआ था उसके बाद जो एमएलसी बने थे वो खालिद अनवर साहब। ये सवाल उनके मन में क्यों आखिर आता है, क्या वजह रही इसकी? देखिए, ये मेरी टीआरपी, यही मेरी टीआरपी कि मैं अकेला एमएलसी ऐसा हूँ जहाँ 10 लाख लोगों ने पहले मुझे देखा निज़ामत करते हुए एक प्रोग्राम की और फिर मुझे एमएलसी बनाया गया। और बहुत कम खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनको लोग देखते नहीं है, जानते नहीं, लेकिन उनके नाम से वाकिफ़, उसमें से मैं एक हूँ। और अच्छी बात है, चूँकि दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस जो उसका मैं कन्वीनर था, उतने बड़े प्रोग्राम की निज़ामत का मुझे शर्फ हासिल हुआ और उस प्रोग्राम से मेरा नाम जुड़ा और उसके बाद मैं एमएलसी बना। तो अच्छा है, लोग जानते हैं और बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ कौन खालिद अनवर। तो एक बड़ी तहरीक थी, बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से मैं जुड़ा था। उसमें निगेटिव कुछ लोग बोलते हैं तो बोलना चाहिए, जो नहीं जानते हो तो बोलेंगे ही, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता। मैं इसको अपने लिए टीआरपी मानता हूँ। और बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग इतनी अक़ीदत, इतना एहतराम के साथ। जैसे आपने पढ़ाई से लेकर सियासत का सफ़र तय किया, कई तरह के सवाल जवाब से गुजरे, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आखिर में तो वही कहना चाहूँगा जो मेरी ज़िंदगी का ततिम्मा है और ख़ुलासा है कि अपने अंदर मुस्बत सोच पैदा कीजिए। हर इंसान, हर तहरीक, हर तंजीम, हर फ़र्द के अंदर खूबियाँ हैं। उन खूबियों को देखिए, मजबूत होइए और आगे बढ़िए। बुराइयाँ निकालना, उंगली उठाना, दूसरों के ऐब निकालना बंद करें और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करें। हर आदमी को बढ़ाएं, जो बढ़ना चाहता है उसको बढ़ाएं, जो जिस मैदान में चाहता है उसकी मदद करें और आगे बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।